नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पर्यावरण की निरंतर श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन एमपीटेट वर्ग 3 और अन्य टीईटी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही श्रृंखला उपयोगी होने वाली है और इसमें बिल्कुल चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह है और आप सभी को निश्चित तौर पर इनसे लाभ होगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आंसर्स बड़े ही ध्यान से और गौर से पढ़कर दीजिए। खेलकूद बच्चों के विकास में सहायक होता है, किस प्रकार से? आंसर क्या होना चाहिए आपका? आंसर बताइए। खेलकूद किस प्रकार से बच्चों के विकास में सहायक होता है? आंसर क्या होना चाहिए जी? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। आंसर आपका डी, जिनका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। यानी हमारे लिए खेलकूद बच्चों के विकास में सहायक होते हैं, ज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक। देखिए, सामाजिक और शारीरिक में आपको बताऊं, सबसे पहले तो ज्ञानात्मक वह अपने नियम बनाता है, नियम को समझता है, सीखता है, इसलिए ज्ञानात्मक। सामाजिक इसलिए क्योंकि वह अगर टीम में जिस टीम में होता है वह उसमें सामाजिकता का गुण सीखता है, अर्थात एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना, ये सारी चीज़ें सामाजिकता विकसित होती है उसमें। और शारीरिक तौर पर इसलिए क्योंकि खेलकूद करता है तो उसकी व्यायाम भी अच्छी हो जाती है, इसलिए क्या होना चाहिए? इसका सभी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिनका आंसर आ रहा है डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? एसिड रेन। बताइए एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए आंसर। फटाक से आंसर आना चाहिए एकदम तेजी के साथ जी, बिल्कुल बिजली की तड़कती हुई आवाज़ में आपके सामने आंसर आना चाहिए। बताइए आंसर, आंसर बताइए। बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल सही है, जिनका सी आंसर आ रहा है। ये दोनों ही चीज़ें मिलकर जब एसिड रेन बनाती हैं और ये पृथ्वी पर आकर हमारी कई सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं या फिर अपनी बहुत सारी इमारतें हैं, पुरानी चीज़ें या पत्थर वगैरह, इस प्रकार से कई सारी चट्टानों वगैरह सबको नुकसान पहुंचाती है अम्ल वर्षा। कुल मिला के ये हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है आपके, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा या भय है किस चीज़ से? वनों के कटाव के कारण, विकिरण के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण, या फिर सभी? 24 नंबर का आंसर दीजिए। 24 नंबर का आंसर आना चाहिए, आप सभी का आंसर आना चाहिए जी। बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल सही है। विकिरण, विकिरण रेडिएशन क्या है? इससे जीवन का अस्तित्व का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि विकिरण बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन के कारण ही है। रेडिएशन क्या होता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है ना? इस प्रकार से 3 प्रकार का ये रेडिएशन होता है। रेडिएशन या विकिरण क्या होती है? जीवन के ऊतकों को क्या कर देती है? सूक्ष्म स्तर पर नुकसान पहुंचाती है। बहुत ही आपको मालूम भी नहीं चलेगा कितना नुकसान पहुंचा रही है। सूक्ष्म स्तर पर बहुत माइक्रोवेव्स होती हैं इसकी, उससे अपन को नुकसान पहुंचता है और जिससे क्या होता है? त्वचा जलने लगती है हमारी उसमें। इसके अलावा विकिरण की अगर ज़्यादा मात्रा हो जाए तो रेडिएशन सिकनेस, है ना, रेडिएशन सिकनेस हो जाती है, जिससे क्या होता है? कैंसर जैसी हमारे गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। रेडिएशन या विकिरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो कोई होता है वो होता है बच्चे और भ्रूण में पल रहा हुआ बच्चा, जो कि गर्भ में पल रहा हुआ बच्चा होता है, वो सबसे ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो अपना जापान है, जापान में एक नगर है हिरोशिमा, आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों ही नगर पता क्या है? आपके विश्व युद्ध में जो अमेरिका के द्वारा 2 बॉम्ब्स गिराए गए थे, जिनका नाम था लिटिल बॉय और फैट बॉय, उन बॉम्ब्स का नाम था। तो भी एक बॉम्ब गिराए गए थे, उनका प्रभाव आज भी वहाँ पर देखने को मिलता है। आज वहाँ भी बालक अपंग पैदा होते हैं, अर्थात ये रेडिएशन का ही प्रभाव है। रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा सही? जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ का है? वो है विकिरण यानी रेडिएशन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन है। भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन कौन सा है? बताइए। नहर, तालाब, नलकूप या सभी?
बिल्कुल, ये तो देखते ही साथ आंसर आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी का आंसर आ रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं, गांव में आप बिल्कुल गए होंगे, निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल ज़रूर एक आध कभी ना कभी गांव में ना भी गए हों तो आप निकले होंगे शहर से, रोड से, कहीं से भी निकले होंगे तो आपने देखा होगा नहरें, नलकूप और तालाब, इन सभी से सिंचाई होती है हमारे भारत में, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या है? कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या है? यहाँ पर महत्वपूर्ण आयाम पूछा है, बताइए। बीज सिंचाई, मृदा या सभी? बीज सिंचाई, मृदा या फिर सभी? बताइए आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सी, बिल्कुल सही है। यदि आपका बीज है, सिंचाई के साधन भी हैं, लेकिन आपके ज़मीन नहीं है, मृदा नहीं है, मिट्टी अगर अच्छी नहीं है तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, है ना। आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए रेगिस्तान है, रेगिस्तान में खेती क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ की मृदा इस लायक नहीं है, इसलिए वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। इसलिए कृषि उत्पादन में सबसे ज़्यादा अहम रोल कौन निभाती है? मृदा मीन्स मिट्टी। अगर मिट्टी आपकी उपजाऊ है तो ये सारी चीज़ें काम कर जाएंगी। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो बीज हो चाहे जितना, चाहे जितनी सिंचाई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कार्य नहीं करेगा, इसलिए मृदा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती हैं? आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती हैं, आपको बताना है आंसर। ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी फटाफट से रीड कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। नाव की दुर्घटना, रासायनिक दुर्घटना, सूखा या जैविक आपदा? बताइए आंसर क्या होना चाहिए आपका? आंसर क्या होना चाहिए जी? लगातार आंसर आना चाहिए, बिल्कुल लगातार आंसर आना चाहिए, बिना रुके बिना थके, बिल्कुल युवाओं की तरह फटाक से आंसर आना चाहिए। सी नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सी नंबर है जी, एकदम जोश में आना चाहिए आंसर, तो एकदम फटाक आंसर आना ही चाहिए आपके, बिल्कुल सही है। सूखा, ये क्या है? सूखा किसी भी क्या होता है मंत्रालय के अंतर्गत, एक ये आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती हैं। सूखा, देखिए किसी क्षेत्र में सामान्य से 26% तक, सामान्य से 26% तक कम वर्षा होने पर किसकी स्थिति होती है? सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसकी? सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सूखा या अकाल जैसी आपदाएं गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आती। किसके अधीन नहीं आती हैं? ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आती हैं। सूखा जैसी आपदाएं, अकाल जैसी आपदाएं गृह मंत्रालय के अधीन ना आकर क्या होती हैं? जबकि नाभिकीय दुर्घटना या रासायनिक दुर्घटना जैसी जैविक आपदाएं, भूकंप, सुनामी, चक्रवात या फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत? दुर्घटना, नाभिकीय वाली दुर्घटना, रासायनिक दुर्घटना या फिर जैविक आपदा या भूकंप या सुनामी या चक्रवात, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समिति में कौन से सदस्य शामिल नहीं होते हैं? जिला स्तर की, यहाँ जिला स्तर की बात हो रही है, ध्यान से देखिए, जिला स्तर की बात हो रही है, शब्दों को पकड़िए। जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं होता है? बताइए। जिला मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग या फिर सभी? आंसर बताइए, सभी आंसर बताइए। बिल्कुल, जिनका डी आंसर को सभी, बिल्कुल सही है। क्या होता है? जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समिति में जिला मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई विभाग आदि के सदस्य शामिल होते हैं, ना, शामिल होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब है? क्या होता है? 2006। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रीय या फिर राज्य या फिर जिला स्तर पर आपदा शमन कोष या फिर तुरंत कार्यवाही कोष की भी स्थापना की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, आपको बिल्कुल आ रहा होगा। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, क्या है उनमें बहुत सारा रिवीजन है। यदि आप उस रिवीजन को कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन या डाउट क्लियर अपने आप ही हो जाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1972, 74, 69 या फिर 68? बताइए, आंसर बताइए। आंसर आना चाहिए आपका, आंसर क्या आना चाहिए जी? बताइए आंसर। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, बिल्कुल सही, 1972, बिल्कुल सही। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 1972 में, कब? 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की थी। अंतरिक्ष विभाग, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अंतरिक्ष विभाग की बात हो रही है। शब्द को ध्यान से पकड़िए, अंतरिक्ष विभाग की बात हो रही है, विभाग की, ठीक है ना।
1972। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह बताइए, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, आंसर बताइए, आंसर कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट, बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह पहला, इसकी पहले की बात हो रही है, कृत्रिम उपग्रह और भी है लेकिन पहला है, इसकी पहली, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी वगैरह इसके सब में बता रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से ये अपना कौन सा है? चंद्रयान। अभी ये चंद्रयान गया था ना अपना, चंद्रयान, चंद्रयान, ये चंद्रयान, ये चंद्रयान की है आपकी फोटो, देख लीजिए, चंद्रयान ये रोवर वगैरह है, इस प्रकार से उसे लैंड करना था लेकिन दुर्भाग्य से वो अधूरा हुआ या असफल रह गया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सफल रहा है, ये चंद्रयान है। इसके बाद देख लीजिए, ये है आपका, देखिए इस पर चंद्रयान में ये सब चीज़ें आना थी, क्या थे? ये विक्रम और ये ऑर्बिटर, ये इतना भाग ऑर्बिटर था, ये विक्रम लैंडर था। देखिए ऑर्बिटर क्या होता है? ऑर्बिटर किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, और ये लैंडर क्या होता है? उस पर उतरता, यहाँ ये आप ये देख रहे हो ना, इसके ये जो लेग्स देख रहे हो, इससे ये लेग्स हैं इसके, जब ये उतरता, उतरने के बाद यहाँ इस एक गेट खुल जाता है, खोलने के बाद इसमें से एक लैंडर टाइप का वो आता, एक व्हीकल टाइप का, और यहाँ पे उतर कर ये खोजबीन करता, छान करता, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। देखिए ये है रोहिणी, इसके बाद रोहिणी, आर्यभट्ट के जैसा ही बिल्कुल, आर नहीं सॉरी, ये आर्यभट्ट है, सॉरी ये आर्यभट्ट है, ये इसका नाम है आर्यभट्ट, ये पहला उपग्रह है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह अब आर्यभट्ट। और देखिए ये है रोहिणी, ये रोहिणी, इस प्रकार से इसके एंटीनस वगैरह लगे हुए हैं ये, और ये रोहिणी है, ठीक है ना, आपने शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चारों मैंने कृत्रिम उपग्रह आपको बता दिए, देखिए इस प्रकार से ये, ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? हरी खाद, हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? आंसर बताइए, देखिए बिल्कुल बताइए आंसर, ABCD, आंसर क्या आना चाहिए? गोबर और मलमूत्र को सड़ा गलाकर, या फिर फल सब्जियों के कचरे के द्वारा, या फिर मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर, या फिर रसायनों के द्वारा। आंसर बिल्कुल सोच समझ के बताइए, तसल्ली से बताइए, आंसर हड़बड़ी में गलत ना हो, आंसर हड़बड़ी में गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। जी आंसर सी, बिल्कुल सी सही है, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर हम हरी घास तैयार करते हैं, ठीक है ना। अब फसलों की पोषकता के लिए हम भूमि में खाद यानी उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हो कि पैदावार बढ़ाना तो खाद का उपयोग करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही, अगला क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? विशेष फसल के लिए उपयोगी, सिंचाई के लिए उपयुक्त, उर्वरा या उपजाऊ बन जाती है, फिर बंजर हो जाती है? बताइए आंसर बताइए, 32 का आंसर बताइए। जी डी, डी बिल्कुल सही है, यानी वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी आपकी बंजर, क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई बंजर? क्योंकि एक ही फसल को हम बार बार उगा रहे हैं, तो बहुत से रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, इससे हमारी भूमि बंजर हो जाएगी। मृदा को बंजर होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैविक उर्वरक और मिश्रित खेती का प्रयोग करना चाहिए। चक्रण विधि, मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित खेती, चक्रण विधि, अलग अलग टाइप में अलग अलग फसलों को उगाइए आप, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, जीव का वह परिवेश जिसके माध्यम से वह निरंतर पारस्परिक क्रियाएं करता है क्या कहलाता है? 33 क्या कहलाता है? बिल्कुल बिजली की तरह आंसर आना चाहिए आपके, आंसर बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल सही है। ये कहलाता है जीव वह परिवेश जिसके माध्यम से निरंतर आपसी पारस्परिक क्रियाएं करता है, वह होता है प्राकृतिक पर्यावरण। क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण। जीव का वह परिवेश जिसके माध्यम से वह निरंतर प्रक्रियाएं करता है, आपसी क्रियाएं करता है, वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। साथ ही यह पूर्ण रूप से प्रकृति के अनुकूल भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहरीकरण का नकारात्मक यानी नेगेटिव इफेक्ट है? बताइए आंसर, आंसर बताइए आंसर। 34 का आंसर बिल्कुल डी, अच्छी बाजार की संभावना क्या है? ये प्रभाव नहीं है पूछा है, सॉरी, बताइए आंसर। निम्न में से कौन सा शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? नॉट वाला क्वेश्चन है, नॉट, बिल्कुल ध्यान में रखिए, नहीं। ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था हो जाती है, स्वास्थ्य समस्या भी निपटान हो जाती है, कचरा निस्तारण भी किया जाता है, लेकिन अच्छे बाजार की संभावना ये क्या है? नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना आंसर। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन? बताइए 35 का आंसर बताइए, 35 का आंसर बिल्कुल सी या डी, बताइए 35 का डी, मीथेन। ग्रीन हाउस प्रभाव, कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है? मीथेन है,
आंसर सही है मीथेन। मीथेन को अपन क्या बोलते हैं? CH4, क्या बोलते हैं? CH4 एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यानी क्या होता है? CO2, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को इसका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? N2O, ओजोन O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है ना। ये सब क्या है? और जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उसकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा है उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है। चौथा है केवल A B, अब ऑप्शन है देखिए A B दोनों, या फिर ना A ना B। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? पर्यावरण, ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप आंसर, तसल्ली से आंसर देख के फिर आंसर दीजिए। जी आंसर बताइए। जी बिल्कुल C नंबर, A और B दोनों, A और B दोनों हो जाएगा। देखिए ये और भी दोनों क्या हो जाएगा? पर्यावरण मनुष्य के जीवन और उसकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना, बिल्कुल ये भी दोनों सही है, इसलिए और भी इसका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वानिकी से संबंधित है? वानिकी वनों का प्रबंधन, वानिकी वनों का संरक्षण, वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। AB AC BC या फिर ABC। बताइए आंसर बताइए। बिल्कुल जिनका D आ रहा है बिल्कुल सही है, D आंसर बिल्कुल सही है। ये तीनों ही वानिकी, ये तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको वनों से संबंधित वानिकी वनों का प्रबंधन है, वानिकी वनों का संरक्षण है, और वानिकी एक वैश्विक क्रिया, इसलिए तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। निगमन विधि, आगमन विधि, परियोजना विधि, उपरोक्त में सभी। बताइए 39 नंबर का ये आंसर बिल्कुल सही है। ये आंसर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। निगमन विधि शिक्षण की उस विधि को निगमन विधि कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट यानी अज्ञात से ज्ञात, यानी जैसे आप पहले नहीं जानते, अज्ञात से फिर ज्ञात, है ना, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ा जाता है। यह विधि ऊंची कक्षाओं में यानी बड़ी कक्षाओं के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है, ठीक है ना। इस विधि के अंतर्गत छात्रों में सीखने में कम समय लगता है और इस विधि का उपयोग सभी विषयों पर आसानी से किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। सतत व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हों, या फिर विद्यार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, या फिर विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल हों। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? चारों ऑप्शन आपके सामने ये है, कोशिश करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन दिखाने की, देख लीजिए। अब आपके सामने पूरे क्वेश्चन लगभग आ गए होंगे। आंसर बताइए, फटाक से आंसर आना चाहिए। जी आशा करते हैं आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आंसर क्या होना चाहिए आपका? बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। विद्यालय के आधारित मूल्यांकन जिसमें बालक के सभी पहलू शामिल हैं, वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 42, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विश्वसनीय जानकारी, अधिगम प्रक्रिया में सुधार, पाठ्य वस्तु की उपयुक्तता की जांच, केवल ए केवल बी, ए बी या फिर सभी। बताइए आंसर 42 का कौन सा हो जाएगा? 42 का डी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। डी उपरोक्त सभी, डी आंसर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है विश्वसनीय जानकारी, ये फिर से वही आ गया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? बालिका के अधिगम, पाठ सहगामी गतिविधियाँ, बालक की उपलब्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। 43 का आंसर बी बिल्कुल सही है, पाठ सहगामी गतिविधियाँ, इसका मूल्यांकन नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? फिर से वही क्वेश्चन, क्या है भाई, आज तो डबल क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक संबंधी समस्या नहीं है? 44 का बताइए। मंद शारीरिक विकास, स्थिरता, सामयिक कठिनाई या सहपाठियों का संबंध,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पिछड़े बालक की बात हो रही है ना। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण संबंधी समस्या उसकी नहीं है, क्या नहीं है, नहीं की बात हो रही है यहाँ पर। 44 का आंसर दीजिए। आंसर डी बिल्कुल सही है। जी बताइए आंसर। स्थिरता सही है ना, स्थिरता बिल्कुल सही आंसर है। स्थिरता क्या है आपको बता दें, स्थिरता पिछड़े बालक के बारे में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण संबंधी समस्या बिल्कुल नहीं है। जबकि मंद शारीरिक विकास, साम्य की कठिनाई, सहपाठियों के साथ संबंध पिछड़े बालक के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण डैश विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। किस प्रकार? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, औसत से कम निष्पादन प्रदर्शन करने वाले बालक या औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले बालक। बताइए क्या होना चाहिए 45 का। बी आंसर बिल्कुल सही है, प्रतिभाशाली बालक। बी आंसर बिल्कुल सही है, प्रतिभाशाली बालक क्या है, उपचारात्मक शिक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। और ये शिक्षण औसत से कम निष्पादन प्रदर्शन करने वाले यानी डिसलेक्सिया यानी पढ़ने लिखने में समस्या वाले तथा औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थी को भी दिया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन है 46, भारत में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? बताइए 46 का आंसर बताइए। बताइए आंसर जी 21.67%। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो आपका अभी क्वेश्चन मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ी सी और बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि का किसकी रिपोर्ट के अनुसार है ये? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार है 61.67%। भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है? वो है MP, मध्य प्रदेश। MP यानी मध्य प्रदेश। जबकि सबसे कम वन कहाँ पर हैं? गोवा में। कहाँ पर हैं? गोवा में। सबसे कम वन गोवा में और सबसे अधिक वन MP मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो आप लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य होता है, इसलिए मैंने बीच में आपको ये जानकारी बताई। अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण का प्रमुख कारक कौन सा है? कौन सा है भाई? उच्चावच संसरण शैल, संस्तर शैल, या फिर जलवायु, या फिर सभी? 47 डी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है डी। क्या होता है? उच्चावच, संस्तरणशैल और जलवायु, ये सभी मृदा निर्माण के लिए प्रमुख कारक हैं, यानी इनसे मृदा यानी मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना। बहते हुए जल की क्रिया या फिर पवन यानी हवा यानी हिम नदी या फिर अपघटनी जो क्रिया होती हैं, इससे क्या होता है? मिट्टी बनने की प्रक्रिया या मृदा निर्माण की प्रक्रिया में ये सब सहयोग देती हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्म संयम एवं पूर्णता डैश आत्म संयम एवं पूर्णता तथा मानव संस्कृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग, यम, सामंजस्य, विवेक। बताइए 48 बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। योग आत्म संयम और पूर्णता एवं मानव संस्कृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा योग उच्चतम स्तर पर व्यक्तित्व के एकीकरण को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से दीजिए, अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। और ये है आपका क्वेश्चन, कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? असंपर्क बल की बात हो रही है, चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या ये भी दोनों? बताइए आंसर क्या आना चाहिए? बी बिल्कुल सही है। बी बल कौन सा है? बी बिल्कुल सही है। आपके यहाँ असंपर्क बल की बात हो रही है ना, बी बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण यानी बिल्कुल सही बात है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सही बात है। ये होता क्या है इसमें? वह बल जिसके संपर्क में आए बिना ही वस्तु पर बल का अनुभव करें वह असंपर्क बल कहलाता है। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। ठीक है ना, इसलिए वो अपन को पता भी नहीं चल रहा है और बल भी लग रहा है। ठीक है ना, इसलिए ये गुरुत्वाकर्षण बल इसका आंसर सही हो जाएगा। आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है, पारिवारिक उत्सव के बारे में सही क्या नहीं है? सही क्या नहीं है? नहीं की बात हो रही है, ध्यान से देखिए, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। पारिवारिक उत्सवों का उद्देश्य हृदय के आनंद की अभिव्यक्ति है, या फिर पारिवारिक उत्सवों से आपसी संबंधों को बेहतर बनाने का मौका मिलता है, या फिर विवाह पारिवारिक उत्सव का हिस्सा नहीं है, फिर उत्सव कोई नहीं। आंसर बताइए, आंसर क्या आना चाहिए आपका? आंसर बिल्कुल जिनका सी आंसर है वो सही है, विवाह पारिवारिक उत्सव का हिस्सा क्या? अरे ना, एक मिनट क्या है? बिल्कुल सही, सी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं की बात हो रही है। ये यहाँ पे नहीं की बात हो रही, सही नहीं है भाई। विवाह पारिवारिक उत्सव का हिस्सा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो पारिवारिक हिस्सा है और इसमें कह रहा नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर ये क्या हो जाएगा? यही वाला आंसर आपका सही माना जाएगा। आज के पूरे क्वेश्चनों की 50 अपनी जो कुछ श्रृंखला थी कंप्लीट हुई, और
यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। आपकी निरंतर तैयारी में हम आपके लिए और क्या सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए मुझे कमेंट करें और अपने जैसे कई सारे मित्रों, दोस्तों, यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी परिचित हैं उन सबको ये चैनल, मेरा ये लिंक ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।